तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास परसेंट पढ़ा था। ठीक है। मास परसेंट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है जहाँ पे हम लोग बताते हैं सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है ये हमें डिफाइन करता है कि कितना मास परसेंट है या कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मास परसेंट हो गया, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, साथ में नॉर्मेलिटी भी यूज़ होती है। तो इसके बारे में तो मैं बताया था। मास परसेंट दो तरीके से निकालता है या मास कॉम्पोजिशन दो तरीके से निकलती है। एक तो कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट है तो एलिमेंट की कॉम्पोजिशन हम लोग निकाल सकते हैं, या एक सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है और उनकी क्या परसेंटेज है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मास परसेंट जो हम लोग एलिमेंट का हम लोगों ने यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उस पूरे कंपाउंड का जो मास है। ठीक है। मास का बेसिकली हम लोग कितना अमाउंट में एलिमेंट हम लोग ने लिया है और उसका कितना अमाउंट है कंपाउंड का या मोलर मास हम लोग यूज कर सकते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ कार्बन की कितना कार्बन है वो डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था। तो मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, तो टू यूज किया हम लोगों ने, दो कार्बन थे, और कार्बन का मोलर मास हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो इतना ग्राम पर मोल हो गया। और ओवरऑल इस कंपाउंड का जो मोलर मास था वो 47 ग्राम पर मोल था। मल्टीप्लाई करके हम लोगों का जितना भी आया होगा, कहाँ गिरा, ये रहा, 51.06% हमारी कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर। तो बेसिकली हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज जैसे हम लोग मार्क्स के परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो इसी तरीके से कितना दिया हुआ है कार्बन का मास या कितना मास हाइड्रोजन का है या ऑक्सीजन का है, उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, सारे एलिमेंट्स के मास को ऐड करके उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा मास परसेंट आ जाता है। बहुत सिंपल था ये, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कुछ प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एज यू ऑलरेडी नो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एक मॉलिक्यूल के यूनिट में, एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने एटम्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देते हैं, जो इसकी लोएस्ट या सिंपलेस्ट रेशियो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो CH2O आ जाएगा। तो CH2 क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। अभी रेशियो कार्बन हाइड्रोजन की क्या है, 6:12:6। एक मॉलिक्यूल में इतने होते हैं। और अगर इसकी मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो 1:2:1 आ जाएगा। सब आ गए हैं? कोई गया है? ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला था। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, बहुत आसान है एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद मैंने तुम्हें एक और रिलेशन बताया था, यही मैं बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को तुम जब किसी एक n नंबर से डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिल जाता है, ई एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल ये C6H12O6, अगर इसको मैं एक एप्रोप्रिएट नंबर से डिवाइड कर दूँ, कोई भी ऐसा नंबर, यहाँ पे मैं n लिख लेता हूँ और n की मैंने वैल्यू ले ली 6, कोई भी ऐसा नंबर जो सबका एलसीएम हो, लोएस्ट फैक्टर हो इसका, उसको अगर मैं ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, CH2O। ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। अब इसमें ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर मैं n से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n इज सम आर्बिट्री, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूले को किसी भी n नंबर से मल्टीप्लाई करना है। n क्या होगा, कोई अप्रोप्रिएट नंबर होगा। और यही कई बार हम लोगों को निकालना होता है कि क्या रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में।
इसके बाद मैंने तुम्हें दूसरा रिलेशन बताया था, तो ये तुम याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? इस फॉर्मूला से याद रख सकते हो। सेम ही फॉर्मूला है ये, ठीक है, एग्जाम्पल से। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कुछ मास होगा तो मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूँ, उसको मैं एन से डिवाइड करूंगा तो एम्पिरिकल वेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट इनटू एन। तो मुझे बताओ कि यहाँ तक क्लियर है या नहीं, यस और नो? यस सर। यस ठीक, सर। कोई कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हमारे हमारे पास क्या है कि हमें क्वेश्चन आएगा, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कम एक कंपाउंड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। अब अगर तुम एनसीईआरटी की बुक देखोगे या तुम अपना बिहार बोर्ड की जो बुक देखोगे, बुक दोनों सेम ही है, उसमें क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड दे रखा है, स्टेप्स दे रखे हैं, और वो थोड़ा मुश्किल होता है समझना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जैसे C6H12O6 में ये एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि 6 मोल्स, अगर मैं ये पूरा कंपाउंड लूँ, एक मोल अगर ये कंपाउंड है तो इसमें कितना है, 6 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लियर है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक मोल मॉलिक्यूल है C6H12O6 ग्लूकोज का, तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन कितने होंगे, 6 मोल होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में, क्यू लिख देता हूँ, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, तो एक मोल में कितने होंगे, 6 मोल ऑफ कार्बन। आई होप समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। सो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि इतने इतने एटम्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मुझे बेसिकली क्या निकालने हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मेरे पास एक कंपाउंड है और उसके मुझे सबके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी ये है कि हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके 6 मोल हैं, इसके 12 मोल हैं, इसके 6 मोल हैं। इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाता है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंटली क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी इस कॉन्सेप्ट को तुम लगा सकते हो कि कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ ज़रा मुझे। गिवन मास और मोलर मास। हाँ, तो एक सिंपल सा ही फॉर्मूला होता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। जैसे कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 है, हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। ये हम लोगों को मोलर मास कुछ काफ़ी सारे 30 तक के एलिमेंट्स के जनरली हमें याद ही होते हैं। तो मुझे मोलर मास पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, गिवन मास, कि गिवन मास कितना होगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना मास दे रखा है और कितना मोलर मास है। ये तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमें याद होगा, तो हम लोग याद रखेंगे, और थ्रू इंटरनेट और बुक, आई वुड सजेस्ट कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनके तो याद ही कर सकते हो। तो अगर याद नहीं हो रहा है तो फॉर द टाइमिंग हम लोग इंटरनेट चेक कर सकते हैं, या बुक में से पीरियोडिक टेबल हम लोग चेक कर सकते हैं कहाँ है और उसमें कितना मास है। तो मोलर मास यहाँ पे काम खत्म, ये तो हमें मिल ही जाएगा। अब गिवन मास हम लोग कैसे निकालेंगे, गिवन मास हमें ऑलरेडी दे रखा होगा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं दिया होगा तो तुम्हें मास परसेंट दे रखा होगा कि इतना मास परसेंट है। कार्बन को बोला होगा ये 50% कार्बन है इसके अंदर,
तो मतलब 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर 50 ग्राम कार्बन होगी। तो इस तरीके से हम लोग गिवन मास निकाल सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसको क्लियर करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन ले रखा है। तो मैं एनसीईआरटी का वही एग्जाम्पल लेता हूँ। सो यहाँ पे प्रॉब्लम 1.2 है, इसको देखते हैं। इसमें दे रखा है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है। 24.27% क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है। एंड 71.65% हमें दे रखा है क्लोरीन, Cl। ठीक है, तो इसको कार्बन को मैं इतना लिख देता हूँ। इसके साथ उसका मोलर मास दे रखा है, मास जिसको मैं MW लिख लेता हूँ, और ये दे रखा है 98.96 ग्राम। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला EP क्या है हमें नहीं पता, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये भी हमें नहीं पता। तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने से पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, क्योंकि बिना एम्पिरिकल फार्मूला के हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ नहीं मतलब निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज होगा कि पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकलेंगे, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में एक क्या था, रिलेशन था कि MF इज इक्वल्स टू N इंटू ई। पी क्यों लिखा मैंने, एफ है ये, हाँ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। ये हमें फार्मूला पता है, तो अगर मुझे एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग जाएगा। और एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो 3 एटम दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ये 3 चीज़ों के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो लेट्स सी कि इसको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि टेबल बनाना सबसे ज़्यादा ईजी रह सकता है और स्टेप्स याद करने थोड़े मुश्किल होंगे। तो पहले तो मैं I'll assume that I have 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं क्या अज्यूम करूंगा कि मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है। अब ये 100 ग्राम कंपाउंड मैंने क्यों अज्यूम किया, मैं 1 ग्राम भी कंपाउंड अज्यूम कर सकता था, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो दे रखा है परसेंटेज में। परसेंट क्या होता है, पर सेंट, सेंट मतलब 100, तो इतना 100 ग्राम में ये परसेंटेज दे रखी है कि अगर 100 होगा तो उसमें से 4 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो अगर मैं ग्राम ले लेता हूँ तो 100 ग्राम में 4 ग्राम, 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज यूज़ किया है। अगर ये ppm में दे रखा होता, पार्ट्स पर मिलियन में दे रखा होता, तो मैं 1 मिलियन ग्राम कंपाउंड का अज्यूम करता। ठीक है, चलो डिटेल में नहीं जाते उसके, हम लोग बस ये देख लेते हैं कि अगर तुम्हें कंपाउंड परसेंटेज में दिया है तो तुम्हें अज्यूम करना है कि तुम्हारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है। या अगर तुमसे बोला गया है कि मेरे 57% है, तो मतलब 100 मार्क्स में से मेरे 57 मार्क्स आए हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट Yes, स्टेप। sir. हाँ ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एलिमेंट लिखना है सबसे पहले कि हमें क्या क्या एलिमेंट है हमारे कंपाउंड में। तो 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन एंड तीसरा है क्लोरीन। ये 3 एलिमेंट है। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे मास ऑफ कंपाउंड। तो कितना कंपाउंड मास, सॉरी मास ऑफ एलिमेंट, तो कितना कितना ग्राम एलिमेंट है। तो अगर मैंने 100 ग्राम कंपाउंड एज्यूम किया है तो 4.07 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम क्या होगा, कार्बन, एंड 71.565 ग्राम क्या होगा, क्लोरीन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास आ गया, एलिमेंट का मास आ गया। और हमें क्या लिखना है इसके बाद,
मोलर मास की कितना मोलर मास है उस कंपाउंड का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम पर मोल। कार्बन का क्या होता है 12 ग्राम पर मोल। एंड क्लोरीन का क्या होता है 35.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ कि ग्राम की जो ग्राम को जी लिखते हैं, जीएम नहीं लिखते हैं और जीएमएस नहीं लिखते हैं, ग्राम्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखते। जब भी लिखोगे तो सिर्फ जी जीएम और वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत बार चेक किया है। सेकंड्स को एस लिखते हैं, एस सी नहीं लिखते हैं। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं यूनिट लिखते हुए, तो वो माल प्रैक्टिस यूज़ मत करना। इसका है 35.5 ग्राम। ओके, तो मेरे पास है गिवन मास है, मोलर मास है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हाइड्रोजन का क्या है 4.07 है और मोलर मास ग्राम 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब पहले हम लोग यूनिट काटेंगे। तो ग्राम से ग्राम जाएगा और पर मोल ऊपर आ जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल्स की मोल हो जाएगी, सिंपल है। तो कितना आएगा 4.07 मोल। ठीक है, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बताओ मुझे कितने आएंगे। कैलकुलेटर उठाओ और जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। टू पॉइंट 0225 सर। कितना है 2.022। 022। आगे 5 भी है। यस सर। अच्छा, देखो अभी हम लोग है ना इसको वो नहीं करेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि राउंड ऑफ हम लोग लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू जब राउंड ऑफ होती है तो बहुत बड़ा मोल में डिफरेंस आ जाता है। तो फिलहाल इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जितना आ रहा है तुम उतना लिख दो। ठीक है, क्लोरीन के बताओ कितने आएंगे 71.65। 35.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 2.018। 2.018। ठीक है, अब ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। तो मोल्स के बाद मैं लिखूंगा सिंपल रेशियो। और अगर मैं सिंपल रेशियो निकालूंगा तो मेरा कौन सा फॉर्मूला निकलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मेरे पास पूरे मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते तो मैं आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेता, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता ही नहीं है। तो अगर वो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे सिंपल रेशियो निकालेंगे। वैसे पता है निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऑल्टरनेट वे से करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग सिंपल मेथड यूज़ करते हैं सिंपल रेशियो निकालने। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा क्या है 2.018। ठीक है, तो 2.018 को 2.018 से डिवाइड करेंगे। कहाँ लिखूँ सिंपल रेशियो में, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, इसको हटाते हैं। डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर इनमें से है 2.018। तो 2.018 को 2.018 से करेंगे तो 1 आएगा। इसको करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1 आएगा, और इसको करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही आएगा। ये क्लियर है।
यस सर। ठीक। तो अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से हमारा क्रिएट हो जाता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं और उनकी क्या होती है, सिंपलेस्ट रेशियो होती है। तो हम लोगों ने उनकी क्या निकाल ली, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल ली। तो इससे मुझे क्या निकल रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कार्बन कितना है, 1, एंड क्लोरीन कितना है, 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूंगा मैं, तो ये क्या होगा, CH2Cl, CH2Cl। तो ये हमारा क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ये क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन हियर। यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2Cl, मतलब रेशियो क्या थी, 1:2:1। और अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो CClH2 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1:1:2। बट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो एल्केन लिखते हैं, तो कार्बन के बाद जनरली हाइड्रोजन आता है, फिर भी, और उसके बाद जो भी हेटेरो एटम होता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा होता है, उसको थर्ड पोजीशन पे लिखा जाता है। बट फिलहाल इस पॉइंट पे तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। सो ये हमारा आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मुझे बताओ मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकता हूँ। सर एन चाहिए उसके लिए। मॉलिक्यूलर, एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, एन नहीं है। ठीक है, दो वेरिएबल हो गए, एन भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो कोई बताएगा मुझे एन कैसे निकाला जा सकता है, मैंने बता रखा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, याद आएगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। हाँ, तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या, क्या दूसरा फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग पीछे जाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मोलर मास हमें दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है 98.96। तो यहाँ से इसमें दे रखा है 98.96 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, एक मोल का मोलर मास दे रखा है। एम्पिरिकल मास कैसे निकाला जाएगा, बताएगा सर कुछ। एम्पेरिकल हम्म, एम्पेरिकल फार्मूला में जो एलिमेंट है सर उसके मार्क्स। ठीक। तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, ऐसे ही हम लोग एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं। जैसे मास इसमें क्या है, CH2Cl है, तो कार्बन हमारा एक है, तो 1 × 12 ग्राम पर मोल प्लस 2 × 1 ग्राम पर मोल प्लस Cl है, एक ही है, इंटू 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, सबकी यूनिट सेम है, तो हम लोग इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे, बताओ कितना आएगा ऐड करके। 49.48। 49.48 ग्राम पर मोल। 49.48 आ रहा है, 0.5 है ना, तो 5 ही आएगा। यस सर। हम्म, तो यहाँ पे EW कितना आ रहा है, 49.5 ग्राम पर मोल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग N निकाल लेंगे। तो यहाँ पे N क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98.96 ग्राम पर मोल, और एम्पिरिकल वेट कितना है, 49.5 ग्राम पर मोल।
तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स को काटते हैं, यूनिट काट दी, अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू काट देंगे, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 2 के आसपास ही आएगा। बताओ कितना है। 1.999। 1.999, ठीक है। तो ये किसके इक्वल वन हो गया नाइन वन अब। नाइन वन हाँ ठीक है, अच्छा 1.919 आ रहा है, ये आ रहा है, ये वन। 1.999 वन अच्छा नाइन वन नाइन वन नाइन टू। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है कोई नहीं इतना। तो 99 आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के लिए इक्वल आ जाएगा। अब जो दूसरी खासियत है, ये जो n होगा ये हमेशा इंटीजर होगा, मतलब ये हमेशा ये वाला नंबर होगा, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता, ये होगा 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से होगा, डेसिमल में नहीं होगा। रुको, डेसिमल में हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होगा, 1 या 1.5 इस तरीके से हो सकता है। जब भी तुम इसको करोगे तो राउंड ऑफ कर लेना, लेकिन अगर 1.5 आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है उसको राउंड ऑफ करने की, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो 1.5 से अगर 1.5 अगर 2 है उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई हो, या कोई और नंबर है जो डेसिमल में हो और वो मल्टीप्लाई हो, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अगर n मेरा 2 आया और उधर 1.5 है तो वो 3 हो जाएगा, या उधर 2 है तो 1.5 है, तो उस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल रहने दो, यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करके इसको 2 दे देंगे, और अगर वो 0.5 में आ रहा है, 1.5 0.5, तो उसको रखेंगे, उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो ये 2 आया, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया कि एम्पिरिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू ई एफ, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू अब कितनी आ गई है, 2 आ गई है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2Cl, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4Cl2, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2। ये क्लियर हो गया। यस सर। तो आई गेस कि समझ में आ गया होगा। मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग दूसरा मेथड भी बताता हूँ कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिना नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हैं। चलो, तो ओवरऑल स्टेप्स देखते हैं। तो ओवरऑल स्टेप्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अज्यूम करना है कंपाउंड इज 100 ग्राम, 100 ग्राम हमारे पास कंपाउंड है। तो सबसे पहला बिना मतलब आंखें बंद करके तुम ये देख सकती मान सकते हो कि कंपाउंड 100 ग्राम है। तो हमें क्या करना है, मास परसेंट को सबसे पहला स्टेप हो गया मास में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको मैं लिख दूं गिवन मास। और गिवन मास को कन्वर्ट करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट में लिखना है मोलर मास, पता होना चाहिए हमें उसका। जब मास पता, गिवन मास पता चल गया, मोलर मास पता चल गया, तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर उसकी क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, और फिर सिंपलेस्ट रेशियो के हिसाब से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा, और एन निकालने से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कितने स्टेप्स हो गए, 1, मतलब ये 1 तो स्टेप नहीं है, उसको मैं चलो स्टेप नहीं बोलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स हैं, और इसको मैं आई वुड सजेस्ट कि इसको टेबल फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो मैं एक बार टेबल भी बना देता हूँ। पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर उसका कितना मास है, गिवन मास हो गया, फिर उनका कितना मोलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है, फिर निकालेंगे मोल्स, फिर निकाला जाएगा सिंपलेस्ट
रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, हमें डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से, नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। तो अगर एलिमेंट सी एच एफ है तो मास निकालो, मोलर मास निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, और यू विल गेट योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला से फिर तुम क्या निकालोगे, एन निकालोगे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। और जैसे ही तुम्हारा एन आएगा तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज है। इसमें दे रखा है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ, अरे हाँ मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताना चाह रहा था, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें नहीं पता और वो हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड है तो हमें ऑलरेडी पता ही होगा कि आयरन के ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, लेकिन किस टाइप, कौन सा वाला है, इसमें दे रहा है 69.9% हमें दे रखा है आयरन, Fe दे रखा है, एंड 30.1%, 30.1% क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। सो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर सिर्फ आयरन है और सिर्फ ऑक्सीजन है, और हमें क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, नहीं सॉरी, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, उसका मास, फिर मोलर मास, फिर मोल्स एंड सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो लिखते हैं एलिमेंट कौन से है हमारे पास, आयरन है और ऑक्सीजन है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल कंपाउंड क्या है, 100 ग्राम है, तो 69.9 ग्राम क्या हो गया, आयरन का मास हो गया, और 30.1 ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन का मास। मोलर मास बताओ मुझे क्या क्या होता है। ऑक्सीजन का बताओ पहले, कितना होता है मोलर मास। 16। 16 ग्राम पर मोल। यूनिट्स भी बताओ साथ में, ठीक है। आयरन का कितना होता है, 56 होता है, देख के बताओ मुझे। फिफ्टी फाइव। 55, पूरा 55 है, 55 पॉइंट समथिंग भी है। 55.85। 85 मतलब 56 ही हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स। चलो निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आएगा। वन पॉइंट टू फाइव एट फाइव। किसका, आयरन का है। 15। यस सर। हाँ फिर से बोलो, 1.2515। 1.2515। ठीक है, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 1.88। 1.88। 1.88। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1.25। 1.88। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आएगा 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
डिवाइड हुआ 1.504. 1.504 1.50 मैंने डिवाइड करके देखा तो 2 आ रहा है। ठीक है, एनीवेज चलो 4 लिख लेते हैं। तो ये आ गई सिंपलेस्ट रेशियो। तो Fe की जो रेशियो आई है वो कितनी आई है 1, एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो आई है वो कितनी आई है 1.504। तो एक मॉलिक्यूल में डेढ़ डेढ़ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन तो ठीक नहीं लग रहा है नहीं। No, sir. तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा Fe2O3 क्या लग रहा है हमें काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से Fe2O3 हमारा क्या बन जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा मत करना कि 1.5 को तुमने राउंड ऑफ करके 1 कर दिया या 2 कर दिया, ठीक है। जब 1.5 आएगा ना तो गड़बड़ी मत करना। क्लियर? और 1 के बाद सबसे छोटा नंबर 2 ही होता है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया ये? Sir, हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेट क्या करना है। जैसे 1.504 है तो अप्रोक्स 2 ले लेते तो। नहीं 2 ले लेते तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मैंने देखो 1.1 आ रहा है 1.2 आ रहा है, तो इसको तुम अप्रोक्स लेके 1 ले सकते हो। 1.8 आ रहा है 1.9 आ रहा है तो उसको अप्रोक्स 2 ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर बीच में आ रहा है ना 1.5, तो 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है वो। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं है कि वो इवन में ही रहेंगे, ऑड में भी रह सकते हैं, जैसे इस केस में है 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन। तो जब भी 1.5 के आसपास हो तो उसको राउंड ऑफ नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है बहुत बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली राउंड ऑफ नहीं किया। क्लियर हो गया? Yes. कोई फर्दर डाउट नहीं है? तो चलो, ये तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, आई गेस तुम लोग कर ही लोगे। देखिए नहीं रहा मेरे को कोई खास क्वेश्चन। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा क्वेश्चन, उसका तुम निकाल लेना मॉलिक्यूल वो एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। Okay, sir. हाँ ओके। तो अब मैं तुम्हें क्विकली एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ जिससे तुम एम्पिरिकल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट, अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट किसी का पता है तो तुम इजीली क्या निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये शॉर्टकट है सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं CH, ठीक है। उनमें क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड जरूर होगा। पता कैसे चलेगा कोई चीज़ ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? वो डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारे पास कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए किससे हाइड्रोजन से,
फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अगर मैं पूछूं ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो तुम क्या बताओगे, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, क्यों इनऑर्गेनिक है ये? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? बताओ। ऑर्गेनिक। ये है इनऑर्गेनिक। अब पूछा नहीं। कार्बन नहीं है। कार्बन तो है, H2CO3, हाइड्रोजन है इसके अंदर। तो हाँ, तो यही क्वेश्चन है कि यस इसमें तो सर। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो फिर ये क्यों नहीं है मैंने क्या बोला, कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो अब ये डायरेक्टली अटैच्ड है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, कार्बोनिक एसिड है, नाम क्या है इसका, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3। तो देखो कार्बोनिक एसिड है तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, नहीं है। डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है तो कार्बन का मास कितना है, 12, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 मोलर मास, तो टोटल कितना हो गया, 13 ग्राम पर मोल। तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 13 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कार्बन के कितने एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 80, ठीक है, मैंने क्या लिया, मोलर मास लिया 80। या एक काम करते हैं, मेरे पास फॉर्मूला लेते हैं C3H8 का, ठीक है। तो कार्बन हो गया 12 इंटू 3 36, और 8 ये 44, तो इसको मैं लेता हूँ 44, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 13 को 44 से मैं डिवाइड, 44 को मैं 13 से डिवाइड करूँगा। देखो मैंने ये कंपाउंड लिया और मुझे पता है कि C3H8 फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, ये फार्मूला निकालेंगे उसके मोलर मास से। तो मोलर मास कितना है 44, और डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं, 13 से। तो 44 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो मैं ले लेता हूँ 13 इंटू 3 इज 39, कितना बचा, 5। तो 5 को फिर किससे डिवाइड किया जाता है, 1 से, वैसे डिवाइड किया नहीं जाता क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, कार्बन अगर इसमें से होगा तो कार्बन का मास है 12, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, लेकिन 12 तो है नहीं, तो ये क्या है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, तो मतलब 5। तो ये जो पहला जो नंबर आता है वो आता है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो C3H3 हमारे पास है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास है CH का होल थ्राइस, प्लस लास्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C3 5 + 3 6 7 8, देखो आ गया फॉर्मूला। समझ में आया या फिर से समझाऊं, बताओ। फिर से बताइए। फिर से बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड है जिसका मोलर मास है 80 ग्राम पर मोल, ठीक है। मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 13 से। 13 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, साथ में मिल जाते हैं, तो इसका मोलर मास क्या है, 12, और इसका कितना है, 1, टोटल कितना हो गया, 13। तो अगर मैं 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो टोटल क्या आएगा कि CH के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो 13 से मैंने डिवाइड किया 80 को, तो 80 डिवाइडेड बाय 13 मतलब 6 से जाएगा, तो 13 इंटू 6 इज 78, कितना बचा, 2, ठीक है।
तो ये जो तुम्हारे नंबर मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के हैं, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, सिर्फ हाइड्रोजन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6 प्लस नीचे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, C6H8। समझ में आया ये? हाँ, ऊपर वाला जो होगा वो CH दोनों का हाँ, होगा। दोनों का होगा, और नीचे वाला जो होगा वो सिर्फ हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, तो कार्बन के कितने हो गए, 6 हो गए, और हाइड्रोजन के लिए ऊपर का 6 प्लस ये 2 डायरेक्टली 8 लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं अलग से भी लिख सकता हूँ। समझ में आया ये? तो अगर एक यस प्योरली सर। कंपाउंड हुआ उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16, हमें पता है। ये क्लियर है ये? यस सर। हाँ ठीक। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 में से हम लोग क्या करेंगे कि 16 मतलब CH4 का हो गया, कार्बन का 12, और हाइड्रोजन का कितना, 4। तो अगर मुझे ऑक्सीजन घुसाना है तो उसमें से मैं क्या करूंगा, एक CH4 माइनस कर दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसके इक्वल है, CH4 के इक्वल है मास वाइज। तो इसका मास भी 16 है, इसका मास भी 16। तो मैं क्या कर सकता हूँ, C6H4 में से क्या माइनस करूंगा, CH4 माइनस करूंगा, और ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों का मास क्या है, सेम ही है। तो ये हो जाएगा C5H4O। तो अगर ऑक्सीजन है तो हम लोग ये CH4 उसमें से माइनस कर सकते हैं। ये समझ में आया? तो देखो, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना इसमें। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव था, अलग मेथड था। बस अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा हो और उससे तुम्हें CnH2n फॉर्मूला या CnHn फॉर्मूला निकालना है हाइड्रोकार्बन का, तो तुम उसे 13 से डिवाइड करके इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें उसमें दे रखा है कि ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन करके तुम ये निकाल के कर सकते हो। कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है वो सही आया है या नहीं आया है। क्लियर है ये? तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये करो, बस मैंने तुम्हें बता दिया है कि इस तरीके से भी निकाला जाता है। बहुत सिंपल मेथड है, इसको रूल ऑफ 13 बोलते हैं। 13 से इसको डिवाइड किया जाता है और CH और H निकाल लिया जाता है। अब इसके अंदर कोई भी एटम है तो जैसे ऑक्सीजन है तो CH4 माइनस कर दो, इसका भी मास 16 है। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 15 होता है, तो CH3 उसमें से माइनस कर दो। हाँ, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा थोड़ा नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, पुराना समझ में आ गया ना, तो उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। और क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा कि इसके क्या क्वेश्चंस तुम्हें बनाने हैं, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया, एम्पिरिकल फार्मूला हमारा निकल गया। बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं तुमसे आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसको कराने के लिए मुझे 2 कॉन्सेप्ट साथ में और कराने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं स्टोचियोमेट्री। तो स्टोचियोमेट्री क्या होती है? स्टोचियोमेट्री बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमें बताता है स्टोचियोमेट्री। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे क्या लूँ मैं रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस लेते हैं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स अस ट्वाइस ऑफ NH3। तो ये मैंने लिया इक्वेशन। ठीक है, कि नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या देने के लिए, NH3 अमोनिया देने के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, और ये कॉमन प्रोसेस है जिससे हम लोग अमोनिया इंडस्ट्री में बनाते हैं। N2 क्या है, डाई नाइट्रोजन, H2 क्या है, डाई हाइड्रोजन, और NH3 क्या है, अमोनिया। जो स्टोचियोमेट्री होती है ना वो इनके आगे लिखी होती है।
कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं। तो N2 की जो स्टोचियोमेट्री, कुछ नहीं लिखा तो इसकी स्टोचियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोचियोमेट्री 3 है और इसकी स्टोचियोमेट्री कितनी है, 2 है। सिंपल है। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जितने भी लिखा होगा वो क्या होगा, उसकी स्टोचियोमेट्री। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन reacts with 3 moles of dihydrogen to form or to produce 2 moles of ammonia। ये याद रखना, मोल लिख रहे हो तो ये यूनिट हो गया, और MOLE लिख रहे हो तो ये पूरा वो है, यूनिट ही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है, पूरे फॉर्म में लिखना है तो मोल लिखोगे, और इसके अंदर S और ES तुम हटा लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये यूनिट है, वो एज इट इज होगी। मीटर्स हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, मीटर्स मीटर ही होता है, यूनिट सेम ही रहेगी, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी, वो याद रखना तुम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर रिएक्शन चाहिए तो कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए, हमें 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। और कितनी अमोनिया चाहिए, 2 मोल अमोनिया चाहिए। तो ये जो आगे के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोचियोमेट्री। और यही स्टोचियोमेट्री होती है जो डिफाइन करती है कि तुम्हारा कितना रिएक्टेंट तुमने लिया है वो तुम पे डिपेंड करेगा, और कितना प्रोडक्ट उससे बनेगा ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या किया, 2 लोग हैं ए एंड बी। तो ए ने क्या किया कि 20 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया और 30 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया। पहले वाले ने क्या किया, 10 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया और 30 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि ए का कितना अमोनिया बनेगा, कितना इसका अमोनिया बनेगा, और इसमें कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। इसके बाद तुम ये भी बता सकते हो कि किसने कम्प्लीटली रिएक्ट कर लिया है, नाइट्रोजन पूरा खत्म हो गया होगा या हाइड्रोजन बचा होगा। ये सब तुम बता सकते हो कैसे, नॉर्मल स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे हम लोग निकालते हैं, कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल ईल्ड। थ्योरेटिकल ईल्ड का मतलब क्या है कि कितनी ऑन पेपर, ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ तो कितना होना चाहिए। आइडियल केस, इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल केस, मतलब जब रिएक्टेंट 100% एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल केस क्या होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड ईल्ड, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल केस का मतलब क्या है, जब ये रिएक्शन हम लोग असली में करेंगे। पहले तो मैंने देखा कि ये इतने रिएक्टेंट्स लिए इतना प्रोडक्ट बना, और मैं पेपर पे निकाल लूंगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कितनी बन सकती है, और वो होगी थ्योरेटिकल ईल्ड। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम मार्क्स, अगर मैं कोई टेस्ट बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स 100 आ सकते हैं अगर मैंने 100 नंबर का पेपर बनाया है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आइडियल केस, कि बच्चा अगर बहुत अच्छे से पढ़ता है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे, 100 आ सकते हैं। लेकिन बच्चों के उतने तो आते नहीं है, कुछ के कम आएंगे, किसी के ज़्यादा नहीं आ सकते। ये समझ में आ रहा है। तो ईल्ड कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, उससे कम ही होगी। तो कुछ के 50 आएंगे, कुछ के 60 आएंगे। तो ये होता है प्रैक्टिकल केस की वो कितना हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन 100%, ये हमेशा क्या होगा, 100% से कम ही होगा। तो रिएक्टेंट्स कभी भी 100% रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, 0.1% छूट जाए, 2% छूट जाए। और जब हम लोग लैब में रिएक्शन करते हैं ना, तो ईल्ड आती है 50%, 60%, 70%। क्योंकि ये जो रिएक्शन करते हैं, कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। अब वो रिएक्शन करते करते क्या होता है, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ इधर फेंक दिया, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या होता है, इधर उधर गिरता चला जाता है। और वो अच्छे से अगर रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, जैसे बोला गया है कि इसको अच्छे से घुमाना है, जैसे आरबी लिया और इसमें कंपाउंड डाले और बोला इसको अच्छे से शेक करना है, तो किसी ने बहुत अच्छे से शेक किया, किसी ने अच्छे से शेक नहीं किया। तो जिसने अच्छे से शेक नहीं किया तो वो रिएक्टेंट अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर मिलेंगे नहीं। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम नींबू पानी बना रहे हो तो पानी में तुमने चीनी डाली, ठीक है, और 2-3 स्टूडेंट को बोला कि इसको
अच्छे से मिलाओ। तो कुछ ने क्या किया, बहुत अच्छे से मिला लिया, तो 100% जो चीनी थी वो मिल गई। एक स्टूडेंट ने क्या किया, बस ऐसी फॉर्मेलिटी कर दी और थोड़ा सा घुमा के छोड़ दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो शुगर है वो प्रॉपरली डिसॉल्व पानी में नहीं हुई है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, अनरिएक्टेड रह गई है शुगर, जो डिसॉल्व नहीं हुई है। तो यही कुछ फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे ढंग से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और उनकी प्रॉपरली जो 100% ईल्ड आनी चाहिए आइडियल केसेस में वो नहीं आती है। अब ये सिर्फ वैसे नहीं बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि रिएक्शन की यील्ड 100% कभी भी नहीं आती है। प्रैक्टिकली हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज कम ही आएगी, और ये दिया जाता है कि अगर एक रिएक्शन की है तो उसमें से कितनी मैक्सिमम यील्ड आ सकती है उसको हम लोग बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, और एक्सपेरिमेंट करते हुए कितनी यील्ड आई है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्व्ड यील्ड। और फिर हम लोग निकालते हैं परसेंटेज यील्ड कि कितना परसेंट यील्ड आई है। और परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, परसेंट तुम्हें पता है कि मार्क्स कितने आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, कितनी मैक्सिमम आ सकती है इनटू 100%, ठीक है। सिर्फ कई कई जगह से परसेंट लिख 100 लिखा होता है, परसेंट नहीं लगाते, बट वो एकदम सही नहीं। किसी भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट है या नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊं। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकल यील्ड का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्व यील्ड का क्या मतलब होता है, यही समझने की ज़रूरत है कि थ्योरेटिकल यील्ड हम लोग ऑन पेपर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि अगर इतना ग्राम ये लिया है तो कितनी अमोनिया बनेगी, वो हो गया थ्योरेटिकल यील्ड। और उससे ऑब्जर्व्ड यील्ड, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इतनी आनी चाहिए थी, उतनी नहीं आई, कम आई, और उसके बाद फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। जैसे मार्क्स आते हैं, इतने टोटल मार्क्स आने चाहिए थे, 100 मार्क्स का पेपर था तो मैक्सिमम 100 आ सकते थे, उसमें से 50 नंबर आए हैं तो कितना परसेंट आया, 50% आया। बस वही चीज़ हम लोगों को निकालनी है किसके केस में, रिएक्शन के केस में, ठीक है। कोई भी जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हम लोग यहीं तक करते हैं। मैंने तुम्हें नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री, उसके बारे में मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम लोग कल न्यूमेरिकल इसका प्रॉपर्ली करेंगे, और फिर मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस तुम्हें फोटो खींच के भेज दूंगा कि ये क्वेश्चंस कर लेना, क्लियर, उसको कर लेना। और ये मैं शाम तक वीडियो दोनों पुरानी वाली भी और आज वाली भी अपलोड कर दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ओके। नो सर। नहीं है, ठीक है, फिर कल